नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राधा अग्रवाल और आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। सुबह के 11 बज चुके हैं और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। संसद में मॉनसून सत्र का आगाज होगा और देखिए आज 10वां दिन लोकसभा राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होती हुई नजर आएगी। सुबह के 11 बज चुके हैं और ये कार्रवाई अब कुछ ही मिनट में शुरू होती हुई नजर आएगी। तो 11 बजने में सिर्फ 2 मिनट का वक्त, तो ऐसे में देखना होगा क्या कुछ कार्रवाई आज होती है। ऐसे में आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में बिल पेश करते हुए नजर आएंगे। जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र संशोधन बिल पेश किया जाएगा। तो कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी पेश करेंगे बिल। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा हुआ बिल भी पेश किया जाएगा। तो आज एक अलग ही तैयारी है। इसके पहले आप देखिए किस तरीके से पेपर लीक संशोधन बिल को पेश किया गया था, जो कि लोकसभा में राज्यसभा में दोनों जगहों से पास कराया गया, जिसके बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक वीडियो संदेश भी जारी किया। और अब आज मॉनसून सत्र का 10वां दिन, जिसमें लोकसभा की सदन की कार्यवाही शुरू होती हुई नजर आएगी और कुछ ही तो देखिए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी बिल पेश करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से आज बिल पेश किए जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने से जुड़ा हुआ राम राम जपियो रे, सब माल हड़पियो रे। ये पूरा भगवान के साथ गद्दारी। राम अयोध्या मंदिर, ये हमारे राम, ये हमारे राम जी मेरे जीवन में, हम सबके मन में। तो देखिए सदन के बाहर हंगामा होता हुआ चाहिए। ये गारंटी तो ना बड़े मियां दे रहे हैं ना छोटे मियां, और न ही बीजेपी न ही ये सरकार। सर 3 मुस्लिम आग्रह किया है आपसे, प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है, माननीय सदस्यों का है और आज शेष पटेल आपके कांग्रेस के माननीय सदस्य का है। आप प्रश्नकाल के अंदर नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा मत करिए। आप सदन को चलने दें। प्रश्नकाल, प्रियंका जी का भी आज प्रश्नकाल में क्वेश्चन है और वह खड़ी है प्रश्न पूछने के लिए, लेकिन आप सदन बाधित कर रहे हैं। और मेरा आग्रह है, मैंने पूर्व में भी कहा था कि सदन के अंदर तख्तियां लेकर आकर बैनर लेकर आना ये संसद की परंपराओं और मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। और कुछ मान्य सदस्य तो वेश बदल बदल कर संसद में जिस तरीके से पहनकर आते हैं, मेरी उन मान्य सदस्यों को चेतावनी है। संसद या संसद के परिसर में मुझे कई मान्य सदस्यों ने मिलकर और लिखकर दिया है कि संसद भवन और संसद परिसर की पवित्रता बनी रहनी चाहिए, मर्यादा बनी रहनी चाहिए। लेकिन आपको जनता ने चुनकर भेजा है संसद में चर्चा संवाद के लिए। आप सदन की पवित्रता को समाप्त कर रहे हैं, उसकी गरिमा को समाप्त कर रहे हैं। मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। आप सदन नहीं करना चाहते, सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। तो देखिए जिस तरीके से संसद में जोरदार हंगामा हो रहा था, उसके बाद से लोकसभा की कार्रवाई को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। तो सदन की कार्रवाई शुरू होते ही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। Sir, in pursuance of the directions of the Chairman Rajya Sabha dated 24th September 2004, under Rule 266 of the Rules of the Procedure and Conduct of Business in the Council of States, I would like to make the statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 26th report of the Standing Committee on Rural Development and Panchayati Raj pertaining to demand for grants 2026 and 27 in respect of Department of Land Resources, Ministry of Rural Development, as mentioned before my name at serial number 3, sub 2 in today's revised list of business. Thank you. Through Dr. L. Murugan ji. Respected
Chairman sir, with your kind permission, I rise to make a statement regarding status of implementation of the recommendations contained in the 22nd report, 18 Lok Sabha of the department-related Parliamentary Standing Committee on Communication and Information Technology on review of mechanism to curb fake news pertaining to the Ministry of Information and Broadcasting. Thank you. Statement regarding government business through Dr. L. Muruganji. Respected Chairman sir, with your kind permission, I rise to announce that the government business during the week commencing from Monday, the 3rd August 2026 will consist of, number 1, consideration of any items of government business carried over from today's order paper. It contains consideration and passing of the Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026. Number 2, consideration and return of the Supreme Court Number of Judges Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 3, consideration and passing of the Registration of Births and Deaths Amendment Bill 2026 after it is considered and passed by Lok Sabha. Number 4, consideration and passing of the following bills after they are introduced, considered and passed by the Lok Sabha. Number 1, the Indian Statistical Institute Bill 2026 and the Bankers Books Evidence Bill 2026. Number 5, consideration and return of the appropriation bill relating to demands for excess grants for the year 2022-23 after it is introduced, considered and passed by Lok Sabha. Thank you. Now matters raised with permission. Shriman Mahendra Bhatt. But yesterday I have allowed you, I know that you are not on a valid point of order. Still I allowed you to speak. After speaking you are going out. You are in the emergency mood till today that you want everybody to listen. But you don't want to listen to anyone. That is not correct. This is dictatorship oriented. This is not, you don't want to value the democratic values. You also must listen to others, na? I am going to call, I am going to, every time I am yielding to LOB, but you are not listening to others. Is it correct? That will not strengthen the democracy of our country. You must understand that. Shriman Mahendra Bhatt ji. माननीय सभापति महोदय, मैं आज इस सदन के माध्यम से एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय को उठाना चाहता हूं, जो केवल एक प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि उत्तराखंड के भविष्य, उसकी पहचान और उसके समग्र विकास से जुड़ा हुआ विषय है। महोदय, वर्ष 2027 में होने वाली जनगणना को हम सभी जानते हैं कि देश की नीतियों, योजनाओं, समाज संसाधनों के वितरण का आधार बनाती है। लेकिन विशेष रूप से यह आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तराखंड जैसे प्रत्येक राज्य में जनगणना को पारंपरिक तरीके से नहीं बल्कि अपनी गणना अपना गांव जैसे। तो देखिए, लोकसभा की कार्यवाही को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा की कार्यवाही जारी है तो लोकसभा की कार्यवाही हंगामे के चलते 12 बजे तक के लिए स्थगित की गई है। जैसे ही लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई, हमने देखा विपक्षी सांसद जो कहीं नारेबाजी करते हुए नजर आए, AK-47 राइफल का भी जिक्र करते हुए नजर आए जिसका इस्तेमाल हुआ था। और उसके बाद से हमने देखा कि स्पीकर ओम बिरला बार बार कह रहे थे कि प्रश्नकाल के दौरान इस तरीके से हंगामा नहीं होना चाहिए, लेकिन तमाम सांसद मानने को तैयार नहीं, जिसके बाद से लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित किया गया। तो चलिए, संसद भवन परिसर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन हुआ है, वो भी आपको दिखाते हैं। बैनर पर लिखा, अमित शाह संसद से गायब क्यों। संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन होता हुआ, अमित शाह संसद से गायब क्यों है वाले पोस्टर लेकर विपक्षी सांसद पहुंचे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये बैनर जो है तमाम विपक्षी सांसदों के हाथ में नजर आ रहा है, जिस पे लिखा है अमित शाह संसद से गायब क्यों। तो प्रियंका गांधी सहित कई पार्टियों के सांसदों ने जमकर नारेबाजी की है और इस पर देखना होगा कि क्या कुछ एनडीए के सांसद जवाब देते हुए नजर आएंगे। लेकिन फिलहाल आप देखिए किस तरीके से तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कांग्रेस की तरफ से, विपक्षी सांसदों की तरफ से ये जोरदार हंगामा होता हुआ नजर आया, जिसमें समाजवादी पार्टी के भी तमाम सांसद वहां पर मौजूद नजर आए हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से ये भारी हंगामा, और इन तस्वीरों में देखा जा सकता है मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और साथ ही साथ अन्य बड़े नेता वहां पर मौजूद नजर आए हैं। तो देखिए किस तरीके से अमित शाह को लेकर ये बैनर जो है विपक्षी सांसदों की तरफ से दिखाया गया, जिसमें उन्होंने पूछा कि आखिर अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं। और साथ ही इतना ही नहीं, आप देखिए जो है
दो लोग जो है कुछ नाटक करते हुए भी नजर आ रखे गए, कुछ नाट्य उनकी तरफ से किया गया है, वो आगे नजर आते हुए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा भी इस दौरान मौजूद रखी गए, उनकी भी तस्वीर आप देख रहे हैं। साथ ही अवधेश प्रसाद भी समाजवादी पार्टी से वहां पर प्रदर्शन करते हुए, हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए नजर आए। तो ये तस्वीरें संसद के बाहर की, जहां पर विपक्षी सांसद जमकर हंगामा प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। तो देखिए, लगातार मानसून सत्र की कार्रवाई जब से शुरू हुई है, गृह मंत्री अमित शाह जो हैं मानसून सत्र में नजर नहीं आए हैं। उनसे लगातार जो है विपक्ष सवाल भी मांग रहा कि दिल्ली पुलिस आपको रिपोर्ट करती है तो आखिर पैलेट गन के इस्तेमाल पर आपने अनुमति कैसे दे दी, और इसी का जवाब बार बार कांग्रेस की तरफ से मांगा जा रहा। राहुल गांधी भी जमकर इस मुद्दे को उठाते हुए नजर आए गए। AK-47 का जिस तरीके से बिहार में इस्तेमाल हुआ, पुलिसकर्मी के हाथ में AK-47 राइफल नजर आए, उस पर भी सवाल खड़े किए गए हैं। तो इन सब पर गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांगा जा रहा, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह कई दिनों से मानसून सत्र में नजर नहीं आ रहे। और ये तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता जो है और वहां पर कुछ नाट्य करते हुए नजर आए हैं। पप्पू यादव जो है कुछ नाट्य करते हुए नजर आए हैं चढ़ावा चोरी को लेकर। आप देखिए किस तरीके से साधु के भेष में वो बैठे हुए हैं। आगे कुछ छोटे छोटे डब्बे रखे हुए हैं जो कि दान पेटी के तौर पर दर्शाए गए हैं, और उनमें दान लेने का उनकी तरफ से नाटक किया जा रहा है। और किस तरीके से तमाम सांसद उनको पीटते हुए नजर आ रखे गए, क्योंकि सीधा सीधा जो है राम मंदिर चढ़ावा चोरी में जो भी वहां पर साधु संत हैं उनके ऊपर ये आरोप लगाते हुए नजर आ रखे गए और उनके ऊपर ही ये निशाना साधा जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से पप्पू यादव जो हैं वो आगे बैठे हुए नजर आए साधु के वेश में, वहां पर डब्बे रखे हुए चढ़ावा चोरी को लेकर हाथों में तख्तियां नजर आई। और ये सीधा सीधा अयोध्या में जिस तरीके से राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर मुद्दा हुआ है, उस पर सरकार का माखौल बनाते हुए सांसद नजर आए हैं। तो तस्वीरें जो है ये बहुत कुछ बयां करती हुई। तो दो चीजें, पहला कि अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, उसका जवाब, उसके ऊपर सवाल उठाती हुई विपक्षी सांसद नजर आए। और दूसरा, तस्वीरें हमने देखी कि आगे जो है किस तरीके से पप्पू यादव जो हैं साधु के वेश में बैठे हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के तमाम सांसद जो है वो यहाँ पर अधिकतर विरोध करते हुए नजर आए। अरे नेताजी, नेताजी अरे इधर आओ ना यार, कैमरा पीछे कर लेना यार, ऊपर कर रहा है, कैमरा पीछे करो ना। आज एक अलग रूप में आप लोगों ने विरोध प्रदर्शन यहाँ दर्ज किया। जो आपने सांसदों का स्वरूप देखा आज, क्या है भाई ये एक तरह की जो अयोध्या की घटनाएं हैं, जो श्रद्धालु चढ़ावा चढ़ाने गए उनको रसीदें नहीं दी गई, दान पात्र में जाने से पहले जेबों में भर ली गई, जहां गिनती होती थी पैसे की वहां से सीसीटीवी ने कुछ ही दिनों के अंदर 70 वीडियो पकड़े और पुराने सारे वीडियो डिलीट कर दिए। ये तो एक सिंबॉलिक हम लोगों ने प्रदर्शन किया कि कैसे अयोध्या में डकैती पड़ रही है 2020 से, जब से प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण का ट्रस्ट बना है तब से डकैती पड़ रही है, और तभी से नहीं पड़ रही है। जो 90 के आंदोलन के समय भी लगभग 1400 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था, उसका भी हिसाब किताब पता नहीं है। और ये 100% बीजेपी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के लोगों की जेबों में और खातों में जाने लगाया है। और इस बात को लेकर हम विपक्ष के लोग लगातार मांग कर रहे हैं स्पीकर साहब से भी कि हमको चर्चा का मौका दीजिए, और जब तक चर्चा का मौका नहीं देंगे सदन को हम लोग व्यवस्थित नहीं चलने देंगे। वही आपके माध्यम से देश का हम जनमानस देखे कि आखिर अयोध्या में क्या हुआ है। हम लोग तो विपक्ष के लोग हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से अयोध्या में हुआ है, क्योंकि जो लोग मौके पे नहीं थे वो नहीं देख सकते। अब तो सीसीटीवी भी डिलीट हो गए हैं। समाजवादी पार्टी की इस लड़ाई की लकीर इतनी लंबी हो गई कि आज राहुल गांधी
देखिए, सवाल केवल समाजवादी पार्टी का नहीं है और अच्छी बात है कि सारे विपक्ष के लोग इस मुद्दे पर एक हैं। मैं सारे विपक्ष के लोगों को धन्यवाद देता हूं अपनी पार्टी की ओर से। जिस बात को आदरणीय अखिलेश जी ने उठाया था, उस बात पर आज पूरा का पूरा विपक्ष एक मत है। और एक मत इसलिए भी है, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनियों की भावनाओं को न केवल कुठाराघात किया है, बल्कि भाजपा ने कुचलने का काम किया है। और जिन्होंने हिंदुओं की, सनातनियों की भावनाओं को कुचला है, जनता आने वाले चुनाव में वोट के माध्यम से उन्हें कुचलने का काम कर मजबूर किया आप लोगों ने, ये क्यों नहीं, सवाल मजबूर का नहीं है। हम लोग आपस में दोस्त हैं, हम लोग एक अलायंस में हैं, कोई मजबूरी की बात नहीं है। सभी लोग जागरूक हैं, सभी लोग विश्वास रखते हैं सनातन में, इसलिए उन्होंने साथ दिया। मैं उनका धन्यवाद देता हूं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इस आवाज को शुरुआत की थी। आज पूरा विपक्ष, और विपक्ष ही नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा सनातनी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की आवाज में आवाज मिला रहे हैं। आप बिल्कुल डाल सकते हैं, क्यों नहीं डाल सकते। इस सनातन तो इतना बृहद है, सनातन में इतना स्वीकार्यता है कि उसके लिए कोई हिंदू होने के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। कोई भी सहयोग करता है, हिंदू लोग भी मजार जाते हैं। यही तो हमारी तहजीब है गंगा जमुनी की। सभी सांसद उसमें चंदा डाल रहे हैं। राम के वजूद पर हिंदोस्तां को नाज और अहले सुखन भी कहते हैं उनको इमाम हिंद। अब होना चाहिए, इसकी गारंटी चाहिए। ये गारंटी तो ना बड़े मियाँ दे रहे हैं, ना छोटे मियाँ, और न ही बीजेपी, न ही ये सरकार। सर, 3 मुस्लिम सांसद जो है, यूसुफ पठान, अबू तोहर खान और खलीलुर रहमान, ये तीनों जो है वो मंगल मिलन जो एनडीए की बैठक हुई थी उसमें नहीं पहुंचे थे, तो किस तरह से देखते क्या? मैं नहीं जानता, ये तो उन तीनों से ही बात करनी पड़ेगी, क्यों नहीं गए, ये उनके ऊपर है। मेरे ख्याल से 10 लोग नहीं गए थे मंगल मिलन में, उसमें केवल इन 3 को आप अलग करके हिंदू मुसलमान आप कब से बन गए? वहां तो 10 लोग नहीं गए थे 20 में से, तो केवल मुसलमानों की बात करके हिंदुओं को हटा दे रहे हैं। वापस टीएमसी के लिए ना, इसलिए बस मुझे इस चीज के विषय के बारे में मालूम नहीं है। घायल हुए थे, उनके परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। भैया बीजेपी के हो गया, बीजेपी का पुलिस वाले प्रेस कॉन्फ्रेंस किए, ये बार-बार बीजेपी का बोल रहे हैं। पुलिस वालों ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हाँ हाँ, पूछो, आ जाओ। एक मैं कर लूँ? नहीं, सब है, परिवार वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि केपी आजाद जी, पुलिस वालों के परिवार वालों ने, जिनके परिवारजन के पुलिस में जो काम करते हैं उनको चोटें लगी हैं, सर फूटा है, कई लोग घायल हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि क्या सांसद उनकी आवाजों को संसद में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे। जो भी असामाजिक तत्व थे, सबसे पहली बात तो है कि पुलिस ही उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाई। जो लिस्ट पुलिस ने दी है, जिन असामाजिक तत्वों ने यह कार्य किया है, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न पुलिस पर भी उठता है कि जिन्होंने बताया कि इतने लोग रेपिस्ट थे, इतने लोग डकैत थे, इतने लोग मर्डरर थे, तो पुलिस ही उसको नहीं पकड़ पाई। जब पुलिस नहीं पकड़ पाई तो स्टूडेंट्स क्या पकड़ेंगे? तो जवाब तो पुलिस को देना चाहिए, और 10 दिन के बाद आप ये सब बोल रहे हो, तो प्रश्न तो पुलिस पर भी छूटता है। लेकिन यह कहते हुए यह आवश्यक है कि जिन असामाजिक तत्वों ने इस प्रकार से हाथ उठाया पुलिस के ऊपर, उनके ऊपर कार्रवाई, केवल पुलिस नहीं, प्रेस के ऊपर भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, अगर जाके छाती नहीं पीटेंगे तो पीटेंगे कहां? जो जिला योजना थी उत्तर प्रदेश में विकास के लिए, स्टेट सेक्टर और डिस्ट्रिक्ट सेक्टर, तो डिस्ट्रिक्ट सेक्टर के लिए जो जिला योजना थी, जिसके लिए परिवहन शासन तय करता था, वो जो 7 अरब रुपए का गाजीपुर का जिला। तो देखिए, राहुल गांधी की संसद सदस्यता पर फिर से खतरा मंडराया है। तो देखिए, अनुराग ठाकुर ने विशेष अधिकार दिया हनन का नोटिस जो है राहुल गांधी के ऊपर जारी किया गया है। असंसदीय भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगा है। संजय जायसवाल ने भी राहुल के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखा। तो देखिए किस तरीके से अब ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा। अनुराग ठाकुर ने किस तरीके से राहुल गांधी को लेकर चिट्ठी लिखी है स्पीकर ओम बिरला के नाम। तो आज काम होगा या फिर एक बार फिर संसद हंगामे की भेंट चढ़ेगी, इस पर भी एक सवाल है। हालांकि हमने देखा 12 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित किया गया। तो देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता के ऊपर एक बार फिर से खतरा मंडराता हुआ अनुराग ठाकुर ने विशेष अधिकार का
हनन का नोटिस दिया है। राहुल गांधी पर असंसदीय भाषा के इस्तेमाल के आरोप लगे हैं। तो संजय जायसवाल ने भी राहुल गांधी के खिलाफ स्पीकर को पत्र लिखा है। तो देखिए, कई बार राहुल गांधी के ऊपर इस तरीके से निशाने साधे जा चुके हैं, लेकिन अब इसके ऊपर क्या कुछ जवाब होगा स्पीकर की तरफ से? क्या राहुल गांधी से भी इसके ऊपर जवाब मांगा जाएगा? क्या उनके ऊपर कोई किसी तरीके की पेनल्टी है? फिर देखना होगा क्या कुछ स्पीकर ओम बिरला इसके ऊपर रिएक्शन देते हुए नजर आते हैं। तो देखिए, संसद में एक बार फिर मनुस्मृति को लेकर सियासी घमासान छिड़ गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि शिक्षा संस्थानों में मनुस्मृति मानने वाले बढ़ गए हैं और इससे शूद्रों का पढ़ने का अधिकार छीनने जैसी सोच को बढ़ावा मिल रहा है। इस पर केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि खड़गे का बयान तथ्यों से परे है और इससे समाज में अशांति फैल सकती है। सवाल यह है कि आखिर मनुस्मृति क्या है, इसमें लिखा क्या है और आज के भारत में इसकी महत्ता क्या है? इस रिपोर्ट में देखिए। संसद में बहस का केंद्र पेपर लीक पर कानून नहीं बल्कि मनुस्मृति बन गई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया है कि शिक्षा संस्थानों में ऐसी विचारधारा के लोग बढ़ रहे हैं जो मनुस्मृति की सोच को बढ़ावा देते हैं। उनके मुताबिक ये सोच समाज में बराबरी के अधिकारों के खिलाफ है और शूद्रों को शिक्षा से दूर रखने वाली व्यवस्था का समर्थन करती है। शूद्र के वेद पाठ सुनने पर शीशे और जस्ते से उनके कान भर दिए जाए। वेद के अक्षर का उच्चारण करने से वेद के अक्षर का उच्चारण करने पर उसकी जीभ काट ली जाए तथा वेद मंत्र धारण करने पर उसका शरीर काट डालना चाहिए। इसमें लिखा हुआ है। खड़गे के बयान पर सत्ता पक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि खड़गे का बयान तथ्यों से परे है और ऐसे आरोप समाज में भ्रम और शांति फैला सकते हैं। जेपी नड्डा ने कहा, ब्रिटिश टाइम से पहले का मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट लाइए, सबूत दीजिए। सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण, जहां तक मेरी पूरी जानकारी है, ये तथ्यों से परे है। और मनुस्मृति का ओरिजिनल टेक्स्ट उसको ऑथेंटिकेट करे, ये ओरिजिनल नहीं है। फैक्ट चेक में ये बातें सामने आई हैं। खड़गे ने जो सजा बताई है वे मूल मनुस्मृति में नहीं बल्कि गौतम धर्मसूत्र अध्याय 12 श्लोक 4-6 में लिखी है। हालांकि खड़गे ने बाद में कहा कि गौतम ऋषि ने लिखा है। इस बीच सुधांशु त्रिवेदी ने खड़गे को जवाब में कहा, विलियम जोन्स कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे। उन्होंने 1790 में मनुस्मृति का अनुवाद किया। आधुनिक युग के शेड्यूल कास्ट का मनुकाल के वैदिक शूद्र के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। विलियम जोन्स से पहले की 2 और मनुस्मृति कहीं अवेलेबल नहीं है। जो खड़गे ने कहा उसे अंग्रेजों ने बनाया। विलियम जोन्स से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है। विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात चले जाता हूं सर 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर मैं कहना चाहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हु वर शूद्रास चैप्टर नंबर 1 पेज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 3 उन्होंने लिखा है, देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स उस पर लिखा है, देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। इस पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने एक किताब दिखाते हुए कहा, ये इनके कार्यकाल में छपी है, चल रही है, प्रतिबंधित नहीं है। अगर ये कह रहे हैं, दिखा रहे हैं तो गलती इनकी है। 12 साल से इनकी सरकार है। मनुस्मृति पर सियासी घमासान के बीच सभापति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि मनुस्मृति वाला बयान रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। Whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? लेकिन जिस मनुस्मृति को लेकर इतना बड़ा राजनीतिक विवाद खड़ा है, आखिर वो है क्या?
मनुस्मृति प्राचीन भारतीय धर्म शास्त्रों में गिने जाने वाले ग्रंथों में से एक है। इसे मनु से जोड़ा जाता है और इसमें समाज, आचरण, दंड व्यवस्था, परिवार, विवाह, उत्तराधिकार और वर्ण व्यवस्था से जुड़े नियमों का उल्लेख मिलता है। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि इसका संकलन लगभग ईसा पूर्व 2री शताब्दी से ईसवी 2री शताब्दी के बीच हुआ। मनुस्मृति का सबसे विवादित पक्ष इसकी वर्ण व्यवस्था और सामाजिक वर्गीकरण से जुड़े प्रावधान है। आलोचकों का कहना है इसमें समाज को जन्म के आधार पर विभाजित किया गया है और शूद्रों, महिलाओं के अधिकारों पर कई प्रतिबंध बताए गए। 1927 में महान सत्याग्रह के दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने प्रतीकात्मक रूप से मनुस्मृति का दहन भी किया था। दूसरी ओर कुछ विद्वानों का तर्क है कि मनुस्मृति एक ऐतिहासिक ग्रंथ है जिसे उसके समय और सामाजिक संदर्भ में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इसके अनेक संस्करण और व्याख्याएं मौजूद हैं। इसे आज के कानून का आधार नहीं माना जा सकता। दरअसल आज के भारत में संविधान है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, शिक्षा का अधिकार और समानता का अधिकार संविधान से होते हैं, न कि किसी प्राचीन धर्म शास्त्र से। इसलिए मनुस्मृति पर होने वाली राजनीतिक बहस विवाद का विषय बन जाती है। खड़गे का उठाया मुद्दा आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी से आगे कितना बढ़ता है, इस पर सबकी नजर रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। चले खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। संसद भवन परिसर में कांग्रेस का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। बैनर पर लिखा था अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, और साथ ही हमने देखा राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर भी जोरदार प्रदर्शन करते हुए नजर आए तमाम विपक्षी सांसद। और इसी बीच ये तस्वीरें भी सामने आई जो कि हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर भी दिखाने जा रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से साधु के वेश में पप्पू यादव जो हैं वो बैठे हुए नजर आए, जोरदार हंगामा करते हुए नजर आए और उन्होंने साधु का भेष बनाकर वहां पर दान पात्र जैसे कुछ छोटे छोटे डब्बे रखे हुए थे और इससे ये दर्शाने की कोशिश की कैसे साधु संत जो है चढ़ावे का पैसा लेकर भाग जाते हैं और वो पैसा किसी काम में नहीं उपयोग होता है, ये दर्शाने की कोशिश जो है की गई। तो देखिए दान पात्र लेकर संसद परिसर में बैठे पप्पू यादव, राहुल गांधी ने दान पात्र में पैसे भी डाले। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के नेता भी ज्यादातर वहां पर आके आते हुए नजर आए हैं। पीछे आप देखिए अमित शाह को लेकर सवाल पूछा गया कि आखिर अमित शाह संसद से गायब क्यों हैं, क्योंकि बार बार गृह मंत्री से जवाब मांगा जा रहा है कि आखिर पैलेट गन के इस्तेमाल पर किसने उनको अनुमति दी है पुलिसकर्मियों को। और सीधा चूंकि दिल्ली पुलिस जो है गृह मंत्री को रिपोर्ट करती है, तो ऐसे में किसने को निर्वहन कर नहीं रहा है, उल्टे विपक्ष पे तमाम आरोप लगाता है। कल यहाँ आपके सर पे दान पात्र था, लेकिन राम मंदिर लड़ाई में कांग्रेस और सपा अलग अलग दिख रही है। कांग्रेस कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ इस लड़ाई में ऐसा साथ है नहीं दिखी है। ऐसा है, राम मंदिर चढ़ावा और चंदा चढ़ावा पूरे देश का सवाल है, राष्ट्र का सवाल है, करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का सवाल है। तो कोई ये कहना कि ये नहीं रहे वो नहीं रहे, सारा देश है, सारा राष्ट्र है, करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का सवाल है। अयोध्या कलंकित की गई है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो मर्यादा है उसको तोड़ी गई है, अयोध्या के प्रभु श्री राम के लोगों को कलंकित किया गया है। सारा राष्ट्र एक साथ है और हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने खुलासा किया। अफसोस है 1 महीना से ज्यादा हो गया, सरकार कुछ नहीं कर रही है, केवल बड़ी मछली को बचाने काम कर रही है। भले वो सरकार बचा ले, लेकिन प्रभु के दरबार में कोई बचने वाला नहीं। तुलसीदास जी ने भी कहा है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब कोई न कोई शक्ति उदय होती है, इनका नाश करती है। तो शक्ति प्रभु श्री राम खुद विद्यमान है। तो वो जो कल हमारी पार्टी के सारे सांसद मजबूती के साथ और इसकी लड़ाई समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक मजबूती के साथ लड़ेगी और चंदा चोर, चढ़ावा चोर को जब तक कठोरतम सजा नहीं हो जाती है तब तक हम लड़ाई लड़ेंगे। हम तो सौभाग्यशाली हैं, वहाँ देवतुल्य जनता ने, देवतुल्य मतदाताओं ने हमें सांसद बनाया, तो हम तो चौकीदार हैं, रखवाले हैं। हम रखवाले, हमारी जिम्मेदारी है रखवाली करना। और जब प्रभु श्री राम का दरबार पर लूट हुई है तो हम तो हर ढंग से इस लड़ाई को लड़ेंगे जिसका जिम्मा देवतुल्य जनता ने दिया।
Prime Minister has shared a video on Instagram saying that there will be no mercy for the paper leak. इस तरीके से हिंसा का कोई भी शिकार हुआ हो उसको न्याय मिलना चाहिए, जिसने भी हिंसा की। लेकिन एक बात हम फिर भी जानना चाहते हैं कि जब पेपर लीक होते हैं तो धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी मानते हुए उनका इस्तीफा ले लिया जाता है। पैलेट गन्स की जिम्मेदारी फिर वहीं के मंत्री को लेनी चाहिए, गृह मंत्री को, उनका भी इस्तीफा होना चाहिए। क्यों नहीं होता? सर एक इंटरेस्टिंग सवाल है, आज यहाँ जो दान पात्र रखा गया चंदा चोरी को और सिंबलाइज करने के लिए, उसमें प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सभी उस दान पात्र में दान राशि अर्पित किए, सभी उस दान पात्र में दान राशि। तो उसमें क्या कल भी हुआ था, हम लोगों ने सब किया, फिर लेकिन चोरी करके वो भाग गए। जो कि राम विरोधी बताया जाता है, क्या बच्चों वाली बात करते हो? ये राम विरोधी कहां से इसमें आ गई बात? कौन है राम विरोधी? आज सावरकर के भतीजे ने, ग्रैंड नेफ्यू ने क्या बोला है कोर्ट में कि सावरकर भगवान के विरोध में था। आप भी बोला है 10 मिनट पहले, जाके पूछिए बीजेपी वालों से कि आपकी पूरी संघ और पूरा आरएसएस जो है वो तो भगवान विरोधी एक व्यक्ति को पूजा करता है। कैसी बातें कर रहे हैं आप? सर एक और बड़ी बात है, राहुल गांधी ने जो भाषण दिया था उसके खिलाफ बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर जो है उन्होंने ब्रीच ऑफ प्रिविलेज नोटिस। ठीक है, उस पर भी चर्चा करेंगे, जल्दी बहुत करेंगे। जितनी ब्रीच ऑफ प्रिविलेज यहाँ बड़े बड़े नेताओं मंत्रियों ने की है उस पर भी चर्चा करेंगे। और उसमें क्या कहेंगे जो प्रधानमंत्री ने कहा कि अब पूरी तरीके से कोई मर्सी नहीं दिखाई प्रधानमंत्री पर अभी देश भी कोई मर्सी दिखाने के मूड में नहीं है। आने वाले दिनों में आपको मालूम पड़ जाएगा। अब उनकी ये स्थिति है कि वो ट्रोल ही होते हैं, बस जब मुंह खोलते हैं ट्रोल होते हैं। जैनजीज को एड्रेस करने वो आए थे सोशल मीडिया पे सवार होकर, जा भी सोशल मीडिया पे सवार होकर रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम अपनी ज़िंदगी जीते हैं, जिस तरह से हम अपने परिवार के बच्चों को जो शिक्षा हम देते हैं, वही शिक्षा हम सबको वही बात बोल रहे हैं जिससे हमें सफलता मिली है, जिससे हमें समाज में सम्मान मिला है, आज ये ओहदा मिला है, दौलत शोहरत के साथ में इज्जत मिली है। वही बात हम दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए कोई और रूल्स है और दूसरों के बच्चों के लिए कोई और रूल्स है। अपने घर की बेटियों को, अपने घर के बेटों को हम वही कहते हैं जो कैमरा पे कह रहे हैं। और अगर इससे आपको आपत्ति है तो आप करिए, आपको करना, फिर देखते हैं आप कहाँ पहुँचते हैं जिंदगी में। क्योंकि हमारे लिए जो वर्क किया है हमने वही किया है। हो सकता है किसी और के लिए कुछ वर्क किया है, हम किसी और के एक्सपीरियंसेस को आपसे शेयर नहीं कर सकते। तो अगर आपको अच्छा लगता है आप लीजिए, अगर नहीं अच्छा लगता है तो फिर आपको जो ठीक लगता है करिए। धन्यवाद। तो देखिए किस तरीके से तमाम सांसद जो हैं अपनी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आए कि आपने सुना चुके हैं। कांग्रेस के सांसद भी किस तरीके से तीखी प्रतिक्रिया पीएम मोदी को लेकर कहते हुए नजर आए, तो वहीं बीजेपी की तरफ से भी तमाम सांसदों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। और वहीं देखिए भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में बड़ी कार्रवाई, मामले में पुलिस ने पहली गिरफ्तारी की है। आरोपी कांस्टेबल अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया है। 17 जून को हुआ था भरत तिवारी का एनकाउंटर। एसटीएफ जवान पर गोली चलाने का आरोप है। तो देखिए किस तरीके से बिहार के भोजपुर में हुए चर्चित भरत तिवारी एनकाउंटर केस में बड़ा अपडेट सामने आया। पुलिस ने एसटीएफ के आरोपी जवान अक्षय को आरा से गिरफ्तार कर लिया। भरत तिवारी के परिजनों ने आरोप लगाया था कि हथियार डालने के बावजूद आरोपी जवान ने भरत पर गोली चलाई थी। बता दें कि 17 जून को भरत तिवारी का एनकाउंटर हुआ था। भरत तिवारी का पुलिस के सामने हथियार डालने का वीडियो भी सामने आया था। इसके बावजूद उसका एनकाउंटर कर दिया गया। तो आरा एसपी राज ने जानकारी दी है कि भरत तिवारी एनकाउंटर मामले में शामिल पुलिसकर्मी को गिरफ्तार कर लिया गया और आरोपी की पहचान अक्षय के तौर पर हुई है। तो यह ऑपरेशन आरा पुलिस और स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ ने मिलकर चलाया था। आगे की कानूनी कार्रवाई चल रही है और जांच भी जारी है। तो देखिए किस तरीके से गोली चलाने वाला एसटीएफ जवान अरेस्ट किया गया है। भरत तिवारी एनकाउंटर केस में ये बड़ा एक्शन होता हुआ और भरत तिवारी एनकाउंटर मामले पर ये बड़ी कार्रवाई होती हुई अब देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर लोग भी काफी इकट्ठा होकर मांग करते हुए नजर आए थे गिरफ्तारी की। तो पुलिस ने पहली गिरफ्तारी कर ली है इस मामले में। आरोपी कांस्टेबल अक्षय कुमार को गिरफ्तार किया गया। और वहीं 20 जुलाई को जंतर मंतर पर प्रदर्शन का मामला, प्रदर्शन में घायल पुलिस परिवारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 20 जुलाई के प्रदर्शन का वीडियो जारी किया गया। घायल पुलिसकर्मी की बेटी का बयान कि घायल पिता को देखकर मैं बेहद सहम गई थी। घायल पुलिसकर्मी की पत्नी का बयान कि मेरे पति अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। घायल एसीपी के बेटे लक्ष्य का बयान कि मेरे पापा के सिर पर चोट लगी थी। तो पापा ने कहा असामाजिक तत्व है प्रदर्शन में,
और साथ ही मेरे पापा के सिर पर पत्थर भी लगा था। ये बात लक्ष्य ने बताई है। तो देखिए, दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर मंतर पर प्रदर्शन और 20 जुलाई को संसद मार्च में हुई हिंसा पर अपना पक्ष रखा। एक पुलिस जवान की बेटी गुंजन ने कहा कि मेरे पिता फ्रंटलाइन में थे, जब वो घर आते थे तो कहते थे कि अब ये स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं रहा, इसमें गलत लोग जुड़ गए हैं। 20 जुलाई को मेरे पिता के साथ ही उन्हें रात 10 बजे घर लेकर आए। उनके सर पर 5 टाके थे, यूनिफॉर्म खून से लाल थी। सोशल मीडिया में मेरे ही पिता को क्रिमिनल बता रहे थे। जिन्होंने मेरे पिता के साथ ये किया वो पुलिस वालों को क्रिमिनल साबित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जा रहे थे। इसके बाद हम भी सुप्रीम कोर्ट गए, हमारी बात हमने रखी। तो 20 जुलाई का वो मामला हर किसी को याद रहेगा, क्योंकि उस दिन जंतर मंतर पर पुलिस ने छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज किया था। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें सामने आई थी और उसी दिन किस तरीके से वहां पर जोरदार प्रदर्शन हुआ, किस तरीके से दंगा भड़कता हुआ नजर आया, वो इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। जिसके बाद से कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हो गए थे, जिसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। My father was at main protest site. He was at the front line near the barricades, जहाँ पर बहुत सारा क्राउड था। मेरे पापा जब भी रात में घर आते थे तो वो बोलते थे कि अब ये प्रोटेस्ट स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं लग रहा है, इसमें बहुत सारे एंटी सोशल एलिमेंट्स जुड़ चुके हैं। उसके अगले दिन ही 25 तारीख को माय फादर वाज पुल्ड बाय अ राउडी मॉब एंड ही वाज ऑलमोस्ट लिंच्ड नियर द स्टेज ऑफ जंतर मंतर। दिस हैपेंड ऑन 25th and around 2 p.m. he was unconscious at the RML hospital for about 4 hours. रात को 10 बजे के करीब पापा के कलीग्स उन्हें घर लेके आए और उनकी यूनिफॉर्म पूरी खून से लाल थी। उन्हें ऐसे देख के हमारे लिए बहुत पेनफुल था। हमने जब उनसे पूछा कि पापा ये कैसे हुआ तो उन्होंने बताया कि बेटा कोई बात नहीं, ड्यूटी के टाइम पर छोटी मोटी चोटें लगती रहती हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर मंतर पर भीड़ कुछ ज्यादा है और प्रोटेस्टर जो हैं वो संसद मार्च के लिए जा रहे हैं। मेरे पापा भी जंतर मंतर के फ्रंट लाइन से उनकी ड्यूटी लगी थी प्रोटेस्ट में। एंड ऑन 25th में एट 2 PM मुझे पता चला कि मेरे फादर को उनके हेड पे इंजरी आ रखी है उनके फ्रेंड के थ्रू। जब मैंने फोटो देखी तो उनके हेड को शेव कर रखा था और उनके हेड पे लाइक स्टिचेस लग रहे थे 4। उसको देख के आई वॉज लाइक रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड मैं बहुत डरा हुआ था। जब मेरे पापा घर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि जो स्टूडेंट्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें स्टूडेंट्स नहीं है, उसमें राउडीज है, उसमें एग्रेसर्स हैं जो लाइक इस अपॉर्चुनिटी का यूज कर रहे हैं जस्ट टू क्रिएट केओस। एंड ऑन 25th में अनप्रोवोक्ड उन्होंने मेरे पापा और उनकी टीम के ऊपर पेल्टिंग स्टार्ट कर दी। उस टाइम मेरे पापा बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे, वो अपने सबऑर्डिनेट्स को ब्रीफ कर रहे थे। एंड व्हेन द पेल्टिंग स्टार्टेड मेरे पापा अपने सीनियर ऑफिसर्स को लाइक एक सेफ प्लेस में सेक्लूड करने चले गए, बट एक स्टोन उनके हेड पे हिट कर गया एंड उनका सर फट गया और उन्हें इंजरी हो गई। दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवार के मेंबर्स, और हम अपनी आपबीती आप लोगों के सामने रखना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले एक वीडियो के जरिए हम उस दिन और उसके आगे चलते हुए कुछ दिनों में दिल्ली पुलिस कर्मियों के साथ क्या कुछ हुआ वो आपके साथ शेयर करेंगे। और वो वीडियो जो हमने बनाई है वो सोशल मीडिया की कुछ वीडियोस पे, और जिन लोगों को घायल जो पुलिस कर्मी हैं उन लोगों से बातचीत करने के बाद वो वीडियो हमने बनाई है। प्लीज एक आपके समक्ष में वो वीडियो रखना चाहती हूँ। वो 33 साल की जो मेरे पति
दिल्ली पुलिस में एज ए कांस्टेबल उन्होंने पुलिस फोर्स ज्वाइन की और उसके बाद वो अब तक 33 साल की जॉब करते हुए एक ASI के पद पर हैं। जंतर मंतर के प्रोटेस्ट के दौरान उन्हें भी अपनी ड्यूटी दी गई थी। प्रोटेस्ट को उन्हें भी पीसफुली कंडक्ट कराना था। वो अपनी ड्यूटीज पूरी मुस्तैदी के साथ निभा रहे थे। 20 जुलाई को वो जल्दी ही अपने घर से रोज की तरह अपना टिफिन लेकर जैसे जाते हैं, उसी तरह से 20 जुलाई को भी वो जल्दी ही निकल गए। और उन्होंने जब 11 बजे के आसपास मेरी उनसे बातें हुई तो उन्होंने फोन पर बताया कि आज जंतर। और चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। मलबे में दबने से अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राहत और बचाव का काम जारी है। एनडीआरएफ और पुलिस फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद। तो इमारत में चल रहा था मरम्मत का काम और उसी दौरान ये हादसा हो गया। तो देखिए किस तरीके से बारिश ने लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र के भिवंडी का मामला है जहां पर 4 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। एनडीआरएफ, पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद नजर आई, जिनकी तरफ से रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा। तो ऐसी जानकारी है कि इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था, लेकिन उसी दौरान ये हादसा हो गया। तो महाराष्ट्र के भिवंडी में 4 मंजिला इमारत गिर गई। हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़ गई है। तो पहले मरने वालों की संख्या 7 बताई गई थी और अब देखना होगा कि ये संख्या बढ़कर कितनी हो गई। तो अब ये अपडेट है कि 9 लोगों की मौत हो चुकी है। मलबे में दबने से अब तक 9 लोगों की जान जा चुकी है। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से वहां पर रेस्क्यू टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चलाती हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी भी मलबे में दबे होने की आशंका जताई जा रही है कि कुछ लोग मलबे में अभी भी फंसे हुए होंगे, लेकिन इसके ऊपर क्या कुछ अपडेट है वो देखना महत्वपूर्ण होगा। लेकिन ये तस्वीरें लोगों के दर्द को बयां करते हुए आप देख सकते हैं क्या कुछ हालत इस इमारत की नजर आ रही है। खस्ता हालत जो है इस इमारत की, जो कि मलबे में तब्दील हो गई, जिसके बाद से वहां से लोग भागते हुए नजर आए। तो देखिए किस तरीके से ये हादसे की तस्वीर आप देख रहे हैं। जर्जर इमारत। मौके से सुनील शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करते हैं। सुनील, आप वहां पर मौजूद हैं, अभी क्या स्थिति हम आपसे जानना चाहेंगे। इस समय मैं भिवंडी में हूं। आप देख सकते हैं किस तरह हमारे पीछे जो कोहिनूर ये बिल्डिंग है जो कि कल रात 12 बजे धराशायी हो गई और इसमें जो 100 मिले हैं, इसमें 9 से लोग के आसपास के 100 मिल चुके हैं। अभी और भी लोग फंसे की आशंका दिखाई जा रही है। हमारे साथ कुछ और लोग जो बचाव कार्य जारी कर रहे थे, उनसे भी जानना चाहेंगे। आपका नाम? जय हिंद। मैं फूल सिंह सोलंकी, माजी सैनिक। कल रात को 12 बजे बिल्डिंग गिरी है। उसके बाद एनडीआरएफ और टीडीआरएफ की टीम यहाँ पे पहुंची है। उन्होंने रेस्क्यू मिशन स्टार्ट किया है। एनडीआरएफ रात से ही अपने मिशन पे लगी हुई है। उन्होंने बिल्डिंग को अंदर से कोलैप्स में दबे हुए अभी 9 डेड बॉडी को रिकवर किया है और अभी भी रेस्क्यू मिशन है वो जारी है। और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस प्रशासन, महानगर पालिका कर्मचारी एवं यहाँ पे जो लोकल अथॉरिटीज है वो इस चीज़ को सपोर्ट कर रही है। और ये भिवंडी के अंदर ये बिल्डिंग गिरने का कोई पहला मामला नहीं है। हर साल कुछ न कुछ ऐसा इंसिडेंट होता है। तो मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे इंसिडेंट को थोड़ा संज्ञान में ले और उसके ऊपर पहले ही कार्रवाई की जाए, जिससे ये कैजुअलिटी ना हो। इसमें कितने लोग फंसे हो सकते हैं? अभी तक कुछ अंदाजा नहीं है। मतलब जहाँ तक है लोकल जो लोग हैं उनके अनुसार यहाँ पे 10 लोगों के फंसे होने की आशंका बता रहे हैं, जिसमें से 9 डेड बॉडी है वो रिकवर की गई है। एक 3.5 साल की बच्ची जो जख्मी हुई है उसको भी रिकवर कर लिया है एनडीआरएफ ने। और एनडीआरएफ का अभी भी रेस्क्यू मिशन जारी है। अभी जस्ट ही मतलब कलेक्टर साहब, थाने पांचाल साहब ने भी यहाँ पे विजिट किया है और यहाँ पे जो पालक मंत्री गिरीश महाजन एवं खासदार बालिया मामा जी एवं कपिल पाटिल साहब सबने विजिट किया है और रेस्क्यू मिशन अभी कंटिन्यू है। कितने साल पुरानी बिल्डिंग थी और इससे कितनी बिल्डिंग यहाँ पे ऐसे जर्जर इमारत है? अभी बिल्डिंग 12 से 15 साल पुरानी बिल्डिंग बता रहे हैं। नगर पालिका ने उनको नोटिस भी दिया था। नोटिस के बाद में उन्होंने शायद कुछ उसको रिनोवेशन के लिए कुछ वर्क भी स्टार्ट किया था, जिसके बाद से ये बिल्डिंग ज्यादा कमजोर हो गई और ये गिर गई। मतलब देखिए जरा, और यहाँ पे ऐसे और कितने लोग इसमें फंसने की आशंका हो सकती है, बता सकते हैं? अभी अब लोकल अथॉरिटीज के हिसाब से लोगों ने मतलब 10 लोग बता रहे कि फंसे होने की आशंका है। बट अभी 9 बॉडी रिकवर करी और रेस्क्यू मिशन जारी है। अभी टोटल जो ऑप्स है वो पूरा होने के बाद ही हम बता पाएंगे कि ये कितनी मतलब डेड बॉडी रिकवर हुई है।
इसमें क्या कोई बिल्डिंगों को नोटिस भी दिया गया था? नगर पालिका ने उनको जहाँ तक जो बता रहे अथॉरिटीज, हायर अथॉरिटीज, उन्होंने नोटिस भी दिया है इस बिल्डिंग को। उसके बाद रिनोवेशन का काम बिना महानगर पालिका की परमिशन से उन्होंने स्टार्ट किया, जो उनको परमिशन लेके करना चाहिए। तो इसके लिए ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हम लोग एक सोशल वॉरियर्स फाउंडेशन के लिए जुड़े हुए, जैसे हमको मॉर्निंग में 7 बजे मीडिया के थ्रू इन्फॉर्मेशन मिली कि यहाँ बिल्डिंग कोलैप्स हुई है, तो हम लोग सोशल वॉरियर्स फाउंडेशन के जितने भी जो लोग हैं, हमारी टीम है, वो भी रेस्क्यू मिशन के लिए एनडीआरएफ के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। तो हमारे साथ थे जो कि यहाँ के जो बिल्डिंग जो रेस्क्यू किया गया था, सारे लोग यहाँ के लोग हैं। और भिवंडी में जिस तरह आप देख सकते थे, भिवंडी में जो चार मंजिला इमारत थी जो यहाँ पे धाराशायी होके गिर गई, और जिसमें 9 लोगों को शव बाहर निकाला गया। अभी आशंका है कि और लोग अभी इसमें फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। बिल्कुल। और देखिए सुनील, जिस तरीके से वहां पर लोगों की मौत की जानकारी सामने आई, ये सभी को दहला देने वाली ये तस्वीरें। लेकिन साथ ही साथ सुनील, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन 9 लोगों की मौत हुई है, क्या वो एक ही परिवार के लोग हैं या अलग अलग घर के लोग हैं? देखा जाए अभी तो कहना मुश्किल है। कुछ अलग अलग परिवार के हैं, कुछ अभी कहा नहीं जा सकता है। कुछ अलग परिवार के हैं, कुछ उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कुछ और भी लोग हो सकते हैं। अभी कहना मुश्किल है। अभी जो भी बॉडी आई है सामने, जो भी शव मिला है, आइडेंटिफाई करके दिया जा रहा है। अभी जो 9 शव निकाले गए हैं, कुछ लोगों को भेज दिया गया, हॉस्पिटल की तरफ भेज दिया गया है पोस्टमार्टम के लिए, और बाकी अभी जानना मुश्किल है और भी कितने अभी फंसे हो सकते हैं। बिल्कुल। और उम्मीद करते हैं जल्द से जल्द वहां से मलबा हटाने का काम भी पूरा कर लिया जाए। जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सुनील। और चलिए बात करते हैं अंबेडकर नगर की, जहां पर धर्मांतरण आरोपी के घर पर बुलडोजर चला। अंबेडकर नगर में अवैध मकान पर कार्रवाई की गई। नक्शा रहित मकान पर बुलडोजर चलाया गया है, तो कि चौचा नगर पंचायत की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। अंबेडकर नगर में अवैध मकान के ऊपर बुलडोजर कार्रवाई, तो देखिए नक्शा रहित मकान पर बुलडोजर चलाया गया। ये तस्वीरें भी सामने आई हैं, जहां पर देखिए किस तरीके से बुलडोजर से मकान को ध्वस्त किया गया। तो अवैध मकान के ऊपर ये कार्रवाई होती हुई नजर आई है। धर्मांतरण आरोपी के घर पर बुलडोजर चलाया गया। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से इस मकान को बुलडोजर की मदद से गिराया गया है। इसके आगे क्या कुछ कार्रवाई होनी है वो देखना होगा, लेकिन फिलहाल धर्मांतरण आरोपी के घर पर यह बुलडोजर कार्रवाई होती हुई नजर आई है। तो योगी बाबा का बुलडोजर, जो नाम से लोग जो हैं डरते भी हैं, और सभी में खौफ, जितने भी अपराधी हैं उनमें खौफ पैदा होता है। वो बुलडोजर एक्शन होता हुआ हम इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तो यूपी के अंबेडकर नगर की यह तस्वीर, जहां पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। नक्शा रहित मकान पर बुलडोजर एक्शन लिया गया है। धर्मांतरण का मामला था और ऐसे में धर्मांतरण आरोपी के घर पर बुलडोजर चला है। तो कई बार ऐसी खबरें आती हैं कि किस तरीके से अवैध निर्माण किया जाता है, और इसी को लेकर एक बार फिर देखा गया कि जो धर्मांतरण आरोपी है उसने अवैध तरीके से यह मकान बनवाया था, और इसीलिए इस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई। और वहीं यूपी सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने न्यूज इंडिया से खास बातचीत में विपक्ष पर जमकर हमला बोला। राजभर ने सपा कांग्रेस के शासनकाल पर सवाल उठाते हुए पेपर लीक और नौकरियों में भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। वहीं जंतर मंतर छात्र आंदोलन को लेकर उन्होंने कहा कि आंदोलन में नेताओं के शामिल होने के बाद से माहौल काफी बिगड़ गया। राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी पर भी उन्होंने तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के कामकाज जो है वो ठीक नहीं है, और इसको गिनाते हुए भी नजर आए। तो देखिए किस तरीके से ओम प्रकाश राजभर का विपक्ष पर जोरदार हमला सामने आया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री ओम प्रकाश राजभर साहब। राजभर साहब, एक बड़ा कार्यक्रम आप लोग आयोजित करने जा रहे हैं, क्या कुछ रूपरेखा रहने वाली है? यूपी के पश्चिम के जो संगठन के नेता हमारे हैं, उनकी चाहत थी कि हम लोगों को पूर्वांचल का नेता कहा जाता है, पूर्वांचल की पार्टी, तो हम लोग एक कार्यक्रम तालकटोरा करना चाहते हैं। तो हमने कहा ठीक है। तो आज सामाजिक समरसता महारैली तालकटोरा में रखा गया है, जिसमें पश्चिम के बड़ी संख्या में नेता लोग आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि एक बड़ा कार्यक्रम लोग मिलजुल करके करेंगे। वहीं हम देख रहे हैं कि लखनऊ में आरक्षण हटाओ को लेकर एक आंदोलन की शुरुआत, कैसे देख रहे हैं इसको? क्योंकि इससे पहले जंतर मंतर पर नीट को लेकर जो है एक बड़ा आंदोलन हो चुका है। देखिए, छात्रों का आंदोलन जो जंतर मंतर पर था जायज़ था, लेकिन उस आंदोलन में जब नेताओं का प्रवेश हुआ
तो उपद्रवी उसमें प्रवेश कर गए। उपद्रवी पहुंच करके उन लोगों ने पुलिस के साथ अभद्रता की, जिसके एवज में पुलिस ने लाठीचार्ज की। और जो नेता थे वो ये कहते थे कि हम आपके साथ हैं। जब पुलिस ने लाठीचार्ज की तो आप पतली गली पकड़ के भाग क्यों गए? आपको तो रहना चाहिए वहाँ। तो चाहे वो समाजवादी पार्टी के नेता हों, चाहे आम आदमी पार्टी के हों, चाहे आज़ाद समाज पार्टी के हों, जो भी पार्टियां वहाँ गई, उनको तो खड़ा होना चाहिए बच्चों के साथ, छात्रों के साथ। लेकिन ये लोग पतली गली पकड़े भाग गए। लेकिन वो तो कहते रहे कि हम तो हमेशा से साथ थे। डिम्पल यादव, तमाम उनके नेता समाजवादी पार्टी के वहाँ पर जंतर मंतर गए थे, कांग्रेस से भी गए, कई पार्टियों के, आम आदमी पार्टी से भी नेता गए थे। लाठी, एक भी लाठी किसी को लगी? एक नेता का नाम बताइए जो लाठी है एगो लाठी खाया हो। सारे लोग जब लाठी पुलिस के, ये लोग उपद्रवी इन लोगों के साथ गए, जब लाठी चार्ज हुई तो ये लोग भी पतली गली पकड़ के भाग खड़े हुए। और डिम्पल यादव को मैंने देखा कि शाम को जो है पूरा हाथ में वो बांधी थी पट्टी, और सुबह सही इतना तगड़ा घाव लगा था कि सुबह ठीक हो गया। कहीं ना कहीं राहुल गांधी का ये कहना है कि ये जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, ये छात्रों के खिलाफ है, इनकी जान की कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इन पे हमला करवाना, इस तरह की चीज़ें जो है, कई आरोप जो है राहुल गांधी लगा रहे हैं पार्टी पे। राहुल गांधी तो पूरे देश पर आरोप लगाते हैं। वो छटपटाहट में है कि जल्दी हम प्रधानमंत्री बन जाएं। आपने देखा कि छटपटाहट में पहुंच गए प्रधानमंत्री, पीएम आवास पर पहुंच गए वहां बाहर, और वहां जाकर के धरना दे रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव, उनके तमाम जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, चंदे का जो डब्बा होता है वो डब्बा लेकर विरोध कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद तो अयोध्या के हैं, वही ड्रामा कर रहे हैं। और उन्हीं के क्षेत्र में चोरी हो गई तब कहाँ सोए थे कमर और चदरा ओढ़ के। धन्यवाद। तो देखिए यहाँ पर आप ओम प्रकाश राजभर साहब को सुन रहे थे। कैमरा पर्सन सचिन के साथ में आंचल यादव, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली। और फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।